तो चलिए ठीक है। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें से जैसे कि हम लोगों ने कवर कर लिया है अब तक कि इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। फिर हम लोगों ने कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज़ को कवर किया था। उन टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर हम लोगों ने अलग अलग तरह के वर्ड्स को पढ़ा, जैसे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं। उसी तरह से काउंटर आयन का जिक्र किया हमने, लिगेंड, सेंट्रल मैटर एटम, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा हमने, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आयु पैक भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली चीज़ जो हमारे तरफ आ जाती है वो है बेसिकली हमको इस चैप्टर के अंदर 4 मेजर हेडिंग्स को डिस्कस करना होता है। टोटल हमारा जो मेजर कंसर्न है इस जगह पे वो ये है कि 4 हेडिंग्स अगर आपको आती हैं तो ये चैप्टर आपको आता है। वो 4 हेडिंग्स हैं बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करती हुई वो थियरीज है। तो हेडिंग डालते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप भी लिखते हुए चलिएगा, है ना। तो हेडिंग डालिएगा, वेरियस बॉन्डिंग थ्योरीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जैसे कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम लोग टोटल 4 तरह की थ्योरीज का डिस्कशन करने वाले हैं, जबकि सही माने में अगर देखा जाए तो 5 थ्योरीज पढ़ना था हमें। अच्छा, 5वीं थ्योरी जो है वही सबसे ज़्यादा एडवांस है। चलिए बारी बारी बात करते हैं ना। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग, सबसे पहली थ्योरी आ जाती है आपके सामने, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी। सेकंड है आपके सामने सिडविक थ्योरी ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको शॉर्टकट में हम लोग EAN के नाम से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है अपने सामने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको हम लोग शॉर्टकट में VBT कहेंगे। ये आप 11th में पढ़ करके भी आए हैं, है ना, आपको पता होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। और चौथे नंबर पे आ जाती है हमारी आखिरी थ्योरी, विच इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको शॉर्टकट पे CFT कहा जाता है। अच्छा, इन ये चारों थ्योरी जो हैं जिस हिसाब से लिखी हुई हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स में लिखी हुई हैं। अच्छा, लेकिन इन सब से बेहतर थ्योरी जो है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो 5वें नंबर पे लिख लेते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मोस्ट एडवांस थ्योरी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। तो 11th में जो चीज़ पढ़ी जा चुकी है उसको यहाँ पर रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये 11th का चैप्टर था। 11th का मतलब पर्टिकुलर काफ़ी बड़ा टॉपिक था और 11th में काफ़ी ये वेटेज भी कैरी करता है। अगर आप स्कूल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्कूल में भी आता ही आता है सवाल, और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। खैर, इस पर अभी हम फिलहाल के लिए कट लगा देते हैं, बिकॉज ये आपको नहीं पढ़ना है ना। बाकी 4 जो जितने भी लिखे हुए हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग वर्नर थ्योरी के साथ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं दोस्त, वर्नर थ्योरी। तो देखिए, वर्नर थ्योरी के बारे में सबसे पहली बात ये है कि वर्नर, जैसे कि ये जो साइंटिस्ट है वर्नर, है ना, इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। तो इनके बारे में पहली बात तो यही लिख लेते हैं कि वर्नर जो थे वो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है।
यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो सबसे ज़्यादा एक तरह से जो न्यू रखी गई थी वो इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो भी हमको आज जानने को मिला है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए इनको फादर की उपाधि दी गई। आपको पता ही है ना, फादर वगैरह बोलना, पापा पापा ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट ये है कि इस थ्योरी के अनुसार है क्या। देखिए आप एक बात समझिए, मैंने आपके सामने एक बात अब तक रख दी है कि जो भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दिखाई कैसे देते हैं, कुछ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट को आप बनाएंगे तो इसका मतलब होता है कि आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जिक्र किया है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात ये कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी सामान रखा होगा उसका जिक्र थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे किया, और उसके बाहर जो चीज़ें रखी होंगी थोड़ा सा उसका जिक्र किया। अब इन्होंने इन चीज़ों को वैलेंसी कह करके बुलाया था। क्या कह करके बुलाया था? वैलेंसी कह करके बुलाया था। अब ये वैलेंसी को दो भागों में बांट दिया था इन्होंने, कहा कि वैलेंसी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, है ना। इसको एक हिस्से में बुलाया इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को बुलाया सेकेंडरी वैलेंसी। बढ़िया, तो चलिए इतनी सी बातों को पहले लिखते हैं, है ना। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू वर्नर, अकॉर्डिंग टू वर्नर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, coordination compound possess two types of valencies। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, डन। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। पहले होती है भाई आपके सामने प्राइमरी वैलेंसी। अच्छा, प्राइमरी को मैं 1 डिग्री लिखूंगा, ठीक है, प्राइमरी को मैं 1 डिग्री लिखूंगा। उठा लीजिए, उठा लीजिए। तो प्राइमरी वैलेंसी के बारे में एक बात लिख लेते हैं, वैसे हम लोग डिटेल में इस पर डिस्कशन करते रहेंगे धीरे धीरे करके, कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है बेसिकली इसी को ही हम लोग आज के डेट में हम लोग जो है इस पे कहते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप हुआ, उसी को ही कहा जाता है उसकी प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोला मैंने? कि सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज डेवलप हो रहा है उसी को कहते हैं उसकी प्राइमरी वैलेंसी। अब मान लीजिए कि डी ब्लॉक का कोई मेटल था, वो सेंट्रल मेटल एटम था, लेट्स से मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, आयरन यहाँ पे रखा हुआ है, उस पर 2+ का चार्ज डेवलप हुआ, फेरस फॉर्म ऑफ आयरन है आपके सामने, तो कितना चार्ज डेवलप हुआ? 2+ का चार्ज डेवलप हुआ, तो 2+ उसकी क्या कहलाएगी? प्राइमरी वैलेंसी। डन, बात समझ आ रही है। अभी देखना इस पर हम लोग लेयर दर लेयर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे, समझ में आएगा आपको कि क्या कहना चाह रहा हूँ। कि प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं कि ऐसे लिखिएगा कि इट रेफर्स टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कह लीजिए या सेंट्रल मेटल आयन कह लीजिए, है ना। अच्छा, शॉर्टकट में मैंने आपको पहले ही बताया था, सेंट्रल मेटल एटम को मैं CMA लिखूंगा, है ना, CMA लिखूंगा, और लिगेंड को कैसे लिखूंगा? L को लिखूंगा, गोला कर दूंगा उसको, है ना। हाँ, इट रिफर्स टू सेंट्रल मेटल चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ऐसे लिख लीजिए। नाउ अ डेज, ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसे ही बुलाया जाता था, आजकल अब इसको हम ऐसे बुलाते हैं, नाउ अ डेज, है ना, आजकल इसको ऐसे बुलाया जाता है। नेक्स्ट, अब सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर पे आ जाती है अपनी सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी को 2 डिग्री कह लेते हैं। जैसे उसको कहा जाता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, कि सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज डेवलप हुआ, सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज डेवलप हुआ, उसे हम कहेंगे प्राइमरी। तो फिर सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं कि उसने अंदर मौजूद लिगेंड्स के साथ कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं। मान लो अंदर 6 लिगेंड मौजूद थे और हर लिगेंड एक बॉन्ड बना रहा है, तो 6 लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6 बॉन्ड बनाएंगे। सही बात है ना, बेसिक बात है, 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको बस ये गिनना है कि अंदर कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, जितने बॉन्ड बनेंगे वही होती है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड इनसाइड द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के द्वारा, उसी को कहते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। तो लिखिए, इट रिफर्स
इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, it refers to the number of coordinate bond formed between central metal atom and ligand. ओके ऐसा कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड. ओके अच्छा, ये है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो एनायनिक भी हो सकती है और वो न्यूट्रल भी हो सकती है, यानी कि ऐसी कोई शर्त नहीं है कि उस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही होगा या फिर उस पर वो न्यूट्रल ही रहा होगा, वो दोनों हो सकता है. हाँ लेकिन इट इज़ रेयरली कैटायनिक है ना, वो कैटायनिक नहीं होती है अमूमन. तो लिखिएगा कि सेकेंडरी वैलेंसी इज आइदर एनायनिक और न्यूट्रल. मैं धीरे अभी तो देखिए बहुत सारे पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके जो है ना जितने भी पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ वो सारे के सारे आपके लिए सेंस कर जाएंगे. आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ यही जो बातें आपने अभी पढ़ी हैं वो सब लॉजिकल हैं आपके सामने, है ना. मैं अभी कई सारे एग्जांपल दूंगा, सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. वर्नर थ्योरी इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक जो कि बोर्ड्स में एक स्टेप तक पूछा जाता है. मतलब इस तरह से पूछा जाता है कि मैंने दो तरह के ही सवाल देखे हैं वर्नर थ्योरी से रिलेटेड. एक तो ये पूछा जाता है कि वर्नर थ्योरी क्या है, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, आपको पता ही है, आपने इतना स्टेटमेंट याद कर लिया तो वर्नर थ्योरी क्या है कह करके आप अपना जवाब दे सकते हैं. खैर एक सवाल इस पर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स पे भी आता है, वो बताऊंगा मैं आपको कि कैसा आता है, थोड़ा सा देख लीजिए, है ना. सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी हो गया है और सेकेंडरी हो गया है, डन. अच्छा आप कुछ जनरल पॉइंट्स लिख लेते हैं, है ना, कुछ जनरल पॉइंट लिख लीजिएगा इनके बारे में. देखिए सबसे पहला जनरल पॉइंट ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है उसकी कोई दिशा नहीं होती है ना, इट इज डायरेक्शनलेस. तो पहला पॉइंट लिखिएगा कि प्राइमरी वैलेंसी इज डायरेक्शनलेस. डायरेक्शनलेस. नेक्स्ट आइए. तो पहला पॉइंट मैंने आपके सामने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो डायरेक्शनलेस होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. डन. तो दूसरा पॉइंट इसी के आगे लिख लीजिए, इसी के आगे हम कंटिन्यूएशन दे देते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसकी स्पेसिफिक दिशाएं होती हैं, यानी कि आपने उसकी दिशाओं से कुछ हेर फेर नहीं करना है कि उसको खींच करके आप इधर ले आए या उधर ले आए, है ना. तो लिखिएगा कि सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल. ओके. दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम किसी चीज़ की ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं, यानी कि किसी को स्पेसिफिक जो शेप देना होता है उस शेप की बात कर रहे होते हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी अपना रोल प्ले करती है, वेयर एज प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उसका कोई खासा योगदान नहीं होता है इन डिफाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो इन डिफाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, in defining geometry of a complex, directionless, and it is directional. हाँ ये डायरेक्शनल है. इन डिफाइनिंग ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी वैलेंसी प्लेज रोल. बट प्राइमरी वैलेंसी इज इनसिग्निफिकेंट, उसकी कोई अहमियत नहीं होती इस जगह पे. प्राइमरी वैलेंसी इज इनसिग्निफिकेंट. अगर आप सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आप प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. तो लिखिएगा एक पॉइंट और कि प्राइमरी वैलेंसी
रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन, डैश यानी कि कुछ ऐसी दिखाई देंगी, वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी is represented by solid lines. ओके डन। तो यहाँ पे मेरी सारी बातें कंप्लीट होती हैं। मैं आपके सामने एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ कि सारी बातें मैंने जो आपके सामने बताई हैं उन बातों का क्या कंक्लूजन निकला है ना, और ये क्या क्या चीज़ें थी, ताकि फिर मैं जब एग्जाम्पल पे आऊँ तो आप सबको सब कुछ समझ में आ जाए। ओके तो बेसिकली मेरा टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर किस तरह की बॉन्डिंग्स के बारे में जो भी बातें करी गई हैं, अलग अलग थ्योरीज के अंदर बातें करी गई। डन। तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो आपके सामने वर्नर थ्योरी आ जाती है, जिसका डिस्कशन मैं आपके सामने अभी जस्ट रख रहा हूँ। तो वर्नर थ्योरी जो है उसमें ये तो फादर वाली बात हो गई सर, ये फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो वो दो तरह की वैलेंसीज को पोजेस करता है। दो तरह की वैलेंसीज होती हैं उसमें, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम, जो आपने मेटल ले रखा है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बना है, उस मेटल पर कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, कितना चार्ज डेवलप हो रहा है। जितना चार्ज डेवलप हो रहा है वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी हो गई। अच्छा, अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो अंदर की तरफ एक तो सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके अलावा जितनी भी चीजें रखी होती हैं वो सब अमूमन कहलाती हैं लिगेंड्स। जो लिगेंड होते हैं वो मेटल को पकड़ लेते हैं अपने बॉन्ड के जरिए, है ना। मान लीजिए मैं लिगेंड हूं और मैं इस बोर्ड को पकड़ लूं। अगर मैंने इस बोर्ड को पकड़ लिया तो मैं क्या कहलाऊंगा कि मैंने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। कहीं ना कहीं ये बॉन्ड ही तो है, कनेक्शन ही तो है ना। अच्छा, मैंने इसको जैसे ही पकड़ा तो मेरे और इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाता है, इस चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है मेरे और इसके दरमियान। तो हम क्या करेंगे, हम गिनेंगे कि कितने बॉन्ड बने हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 5 6, कितने बॉन्ड बने। जितने बॉन्ड बने वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है कि उस पर चार्ज कितना डेवलप हुआ, और सेकेंडरी वैलेंसी की उसने बॉन्ड कितने कितने बना रखे हैं। डन, बात समझ आ गई। ओके, कुछ जनरल पॉइंट्स देख लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे इन्होंने स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट किया था। तो एक एक करके देखिए कि प्राइमरी वैलेंसी की कोई दिशा नहीं होती है, वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स दिशाओं में बैठा हुआ होता है। डन। उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी को आप डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और लिखा हुआ है मैंने, वो ये कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो ज्योमेट्री को डिसाइड करती है कि उसका शेप कैसा होगा। ये डिसाइड करने की जो जिम्मेदारी है वो सेकेंडरी वैलेंसी के हिस्से में आई है, प्राइमरी वैलेंसी का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं होता है। डन, यहाँ तक थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई। अब मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको सारी बातें क्लियर कराता हूँ। देखो एग्जाम्पल मेरे सामने, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है आपके सामने, लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है CONH3 6 और Cl3। मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ ताकि आप सबको सब कुछ समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा ना क्रिटिकल टॉपिक है। अभी यहाँ तक तो बातें बड़ी आसान सी चल रही थी, लेकिन जब मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा ना तो थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट होगी, और उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इस बात से उस बात का ऐसा लगेगा कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक है, ये आपके सामने एक मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया है। कोबाल्ट है और अमोनिया है 6 और क्लोरीन है 3। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार इस पे मेटल पे कितना चार्ज डेवलप हुआ। तो चार्ज बेसिकली निकालना आपने अभी तक सीखा नहीं है। चार्ज निकालना मेरे बाद जब मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा तो मैं आपको चार्ज निकालना सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ इस पर जो चार्ज डेवलप हुआ। आप में से आता है किसी को इसका चार्ज निकालना? चार्ज निकालना आता है? ओके। तो Cl पे कितना चार्ज होता है वैसे? -1 का चार्ज होता है। कितने Cl है यहाँ पे? तो -3 का चार्ज इसके पास होगा। जो कॉम्प्लेक्स के बाहर रखे होते हैं वो टूट करके जा सकते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि वो आयोनाइजेबल होते हैं, उनको आप निकाल सकते हैं। अगर ये 3 माइनस लेके चला गया तो इस पे खुद पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस। तो कॉम्प्लेक्स पे आ गया 3 प्लस का चार्ज। डन, ओके। अच्छा, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता। अमोनिया कैरीज 0 चार्ज, है ना, 0 चार्ज होता है उस पर। डन, तो इस पर तो 0 लगा दीजिए। तो अगर मैं इसका चार्ज निकालना चाहूँ जनरल एक बात है कि इसका मैं चार्ज निकालना चाहूँ, उसको x मान लेते हैं।
ये सब मिल करके 0 0 चार्ज दे रहे होंगे, तो टोटल तो 0 ही चार्ज आ गया इसमें। इज इक्वल टू करके बताइए कि इस पे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज लगा हुआ है, +3 का चार्ज लगा हुआ है। तो कोबाल्ट पे टोटल चार्ज आया कितना, +3 आ गया। ओके, मैं दोबारा से एग्जांपल यही वाला लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ साफ समझा सकूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। CONH3 6Cl3। एक बात बताइए, इस पर 3+ का चार्ज आएगा, 3+ का चार्ज आएगा, ये बात किसकी वजह से किसकी वजह से पता चला मुझको, NH3 की वजह से या Cl की वजह से, Cl की वजह से। तो जिसकी वजह से इस पे चार्ज आया है उसे आप कहेंगे इसकी प्राइमरी वैलेंसी का रीजन, ये है इसकी प्राइमरी वैलेंसी। आएगा समझ में, इस पे चार्ज आपको देखना है, चार्ज कितना आया, +3 का। तो क्या NH3 ने इस पे कोई कुछ इसका योगदान दिया, नहीं दिया। अच्छा ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा, अब ये जरा देखिए कि अंदर की तरफ कितने लिगेंड मौजूद है, 6 लिगेंड मौजूद है। मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ये सब याद है आपको कुछ। बाइडेंटेड का एग्जांपल याद है आपको, किसी को याद है, नहीं 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 याद है, मैंने आपको 2 एग्जांपल कहा था कि 2 याद कर लो, है ना, OX और EN, EN, हाँ EN, इथाइलिन 1,2 डायमाइन, है ना। हाँ, OX क्या था, फुल फॉर्म क्या था उसका, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलेट, बहुत बढ़िया। अच्छा ध्यान दो, अगर वो दोनों को हटा दो, वही दोनों 2 बॉन्ड बनाते थे, तो उसके अलावा मैंने कहा था जितने भी हैं, जितने भी पढ़ने हैं आपको, है ना, वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। अमोनिया कितने बॉन्ड बनाता होगा, 1 बॉन्ड बनाता होगा, अब ऐसे याद रखना है ना, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ये। तो ऐसे 6 हैं, तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आप यही साइड पर लिख लीजिए कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी +3 है, जो कि किसकी वजह से डेवलप हुई, क्लोरीन की वजह से डेवलप हुई। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसकी, कितनी है सेकेंडरी वैलेंसी, 6 है, जो कि किसकी वजह से डेवलप हुई, अमोनिया की वजह से डेवलप हुई। कुछ कुछ समझ में आया। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, है ना, एक एग्जांपल और देता हूं अभी आपको। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल और लिखा मैंने कि यहाँ पर लिख लेते हैं COH2O3 लिख लेता हूँ, और Cl2 लिख लेता हूँ, बाहर एक Cl लिख लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड किया मैंने इसको ना, हल्का सा। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि इस पे चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है डन, इस पे चार्ज निकालते हैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट पे चार्ज निकालना है आपको, तो इसको है तो x मान लीजिए आप, इसको सबसे पहले x मान लीजिए, है ना, इसको x मान लेते हैं। H2O पे कितना चार्ज होता है, जब आप H2O लिखते हैं कोई चार्ज वार्ज लगाते हैं उस पर, प्लस माइनस, नहीं, तो उस पर तो 0 आ गया। ये 3 लोग हैं, तीनों मिलकर 0 दे रहे हैं। Cl पे कितना आएगा, -2। अच्छा, ये Cl -1 कैरी कर रहा है, ये चला जाएगा तो उस पर क्या आ जाएगा, +1, इज इक्वल टू करके ये चार्ज लिखेंगे जो उस पर आया है, इज इक्वल टू +1। तो कोबाल्ट पे फिर से कितना आ गया चार्ज, +3 आ गया क्या, फिर से +3 आ गया कोबाल्ट पे। ओके, तो दोबारा से लिखिए जरा इसको, COH2O3 Cl2 और Cl। तो एक बात बताइए, अगर ये Cl2 है और बाहर की तरफ Cl रखा हुआ है, तो इस पर जो चार्ज आया, इस पर जो चार्ज आया +3 का, वो किस किस की वजह से आया, वो किस किस की वजह से आया, क्या वो इस क्लोरीन की वजह से आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था। तो ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी, इस क्लोरीन की वजह से आया था कि नहीं आया था, हाँ, इस क्लोरीन की वजह से आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था यार, है ना, बिल्कुल आया था। अच्छा, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये हो सकता है कि कंपाउंड एग्जिस्ट ही ना करे, है ना, क्योंकि एग्जिस्टेंस पर जो सवाल उठाएगा वो हमारा अगला टॉपिक होगा, दैट इज सिडविक थ्योरी ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वहां से हम देखेंगे कि क्या ये कंपाउंड एक्जैक्टली एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। ये सिर्फ मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा नेक्स्ट, ये भी प्राइमरी वैलेंसी हुआ क्या, क्योंकि इसकी वजह से भी तो चार्ज डेवलप हो रहा है। आप बताओ, क्या इसकी वजह से चार्ज डेवलप हुआ, इसकी वजह से चार्ज डेवलप हुआ, नहीं, क्योंकि इसने तो 0 योगदान दिया था अपना, सही बात है ना। ओके, अच्छा नेक्स्ट एक बात बताओ, अब सेकेंडरी वैलेंसी कौन कौन है इसमें, सेकेंडरी वैलेंसी कौन कौन है। आप बस छोड़ दो सारी बातें, ये देखो कि ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके अलावा जितना भी सामान रखा हुआ है ना, वो सारा का सारा सेकेंडरी वैलेंसी ही है। तो ये भी अपने आप में एक सेकेंडरी वैलेंसी है, और ये भी अपने आप में एक सेकेंडरी वैलेंसी है। बात समझ में आ रही है, यानी कि ये जो है ये प्राइमरी वैलेंसी भी है और सेकेंडरी वैलेंसी भी है। इज इट क्लियर, कुछ कुछ समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
तो यहाँ तक तो मैंने आपको खाली प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालना सिखाया है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताइए कौन है प्राइमरी वैलेंसी, कौन है सेकेंडरी वैलेंसी और क्या क्या है, कितना कितना है। चलिए बताइए। K4 Fe CN6, CN पे -1 का चार्ज होता है और पोटेशियम पे +1 का। चलिए बताइए अब इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी कितना है। फाइव क्या, सही से निकालो। ओके सब लोगों ने ट्राई किया क्या, कितना आ रहा है। इसी को ही मैंने यहाँ पे लिख लिया -1। चलिए बताता हूँ, है ना, सब लोग देखिए एक बार देखिए। पोटेशियम पे +1 का चार्ज होता है, कितने पोटेशियम है टोटल, 4। तो +4 का चार्ज इस पे आ जाएगा क्या, तो फिर कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा, -4 का चार्ज आ जाएगा। इसको आपको x मानना था, x मानना था इसको। Cn पे -1 है, कितने Cn है, तो -6 कह दूँ क्या, इज इक्वल टू करके क्या लिखूँ, -4, सही है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई, +2 आ गई क्या, +2 आ गई, यानी कि आयरन फेरस फॉर्म में मौजूद है यहाँ पे। अब जरा आ जाते हैं इसी एग्जाम्पल को समझते हैं प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के नज़रिए से। यानी कि अगर मैं इसमें लिखूँ K4 FeCN6, तो आप मुझे एक बात बताइए, Fe पर 2+ का जो चार्ज आया है वो किस किस की वजह से आया है, क्या उसमें K4 का कुछ योगदान है, नहीं है, है बिल्कुल है भाई। अभी देखो ना, इसने +4 का चार्ज दिया तभी तो कॉम्प्लेक्स में -4 आया, सही है ना। तो ये आपके सामने रखी है, आपके सामने प्राइमरी वैलेंसी। Cn की वजह से कुछ योगदान आया क्या, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन था क्या, तो ये भी है आपके सामने प्राइमरी वैलेंसी। पर आपको नहीं पता क्या कि सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जितनी भी चीजें रखी होती हैं अंदर, वो सारी की सारी वो सारी की सारी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। कितने लोग रखे हुए हैं अंदर, ऐसे गिन लो, 6। तो यही आपकी सेकेंडरी वैलेंसी भी है। तो आप कहेंगे यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी क्या है भाई, प्राइमरी वैलेंसी आप कहेंगे यहाँ पे कितना चार्ज डेवलप हुआ, +2 का चार्ज डेवलप हुआ। किस किस की वजह से डेवलप हुआ, पोटेशियम की वजह से और आयरन की वजह से डेवलप हुआ, डन, सॉरी पोटेशियम की वजह से और Cn की वजह से डेवलप हुआ, है ना। ओके नेक्स्ट, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई, आप कहेंगे 6 है सेकेंडरी वैलेंसी, बिकॉज 6 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। ओके तो ये किसकी वजह से हुआ भाई, ये अगेन Cn की वजह से हुआ। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, आप कुछ समझ में आ रहा है, हल्का फुल्का क्लियर हुआ। ओके ऊपर से तो नहीं निकल गया चलो ठीक है। अच्छा अब उस चीज़ पे आ जाते हैं कि यार थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। अगर 6 लिगेंड आ जाते हैं तो डिज़ाइन जो बनता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, यानी कि स्क्वायर बाई पिरामिडल, समझिएगा। इसको इस तरह से बनाते हैं जैसे कि स्क्वायर बाई पिरामिडल बना रहे हैं। मान लीजिए आयरन लिख दिया मैंने, है ना, आयरन लिख दिया। तो स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए, एक Cn यहाँ लगाइए, एक Cn इधर लगा दीजिए, एक Cn इधर और एक Cn इधर, 4 Cn हो गए। जरा देखिए ना स्क्वायर बन गया क्या ये, अभी भी 2 Cn बचे हुए हैं, एक Cn ऊपर लगा लेते हैं, एक Cn नीचे लगा लेते हैं, तो ये एग्जैक्ट शेप हो गया। यानी कि ये सेकेंडरी वैलेंसी ही तो थी, सारी के सारी Cn क्या है इस जगह पे, सेकेंडरी वैलेंसी। और पीछे मैंने लिख रखा है कि सेकेंडरी वैलेंसी का जो डिज़ाइन होता है ना, वो आप अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने मर्जी से अपनी इस वाले Cn को जो है ऐसे न रख करके ऐसे लहरा दिया, ये पेंडुलम की तरह झूल रहा है, ऐसे नहीं कर सकते आप, है ना। यानी कि आपको कैसे करना होगा, जिसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है उसको आपको एग्जैक्टली वहीं छोड़ना होता है। ये ऊपर और ये नीचे। तो आप इसको कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, इस पे ऐसे रखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर एक रखा हुआ है और इसके एक नीचे रखा हुआ है। तो अगर आप, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ओके। अब जैसे कि इसमें देखिए, तो कलर सेम ही है यार, ओके।
यहां से अगर आप ध्यान दें तो आपको ये ऊपर से पिरामिड जैसा फील हो रहा है क्या? देखिए ना, ये आपको पिरामिड जैसा फील हो रहा है क्या ऊपर से? हाँ, स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड रखा है और वैसे ही स्क्वायर के नीचे से भी एक पिरामिड रखा हुआ है, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल हो गया क्या? इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल। डन, बात समझ में आ रही है आपको? ऐसा कब देखेंगे आप, ऐसा ही डिजाइन कब हमेशा बनाएंगे? हमेशा आपको यही डिजाइन बनाना है जब जब आप यहाँ पे 6 लिगेंड देखेंगे, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पे 6 बॉन्ड्स बन रहे होंगे। बात समझ आ रही है? 6 देखो तो आमतौर पर यही डिजाइन बना दो, 6 देखते ही ये डिजाइन बनाना है आपको। अच्छा, ये तो मैंने प्राइमरी वैलेंसी रख दिया। सर पोटेशियम का क्या हुआ, इसको कहाँ फेंक दिया आपने उठा करके? इसको कहीं तो रखा होगा, इसको कहीं भी रख दो, इसकी कोई दिशा नहीं होती, यही तो लिखा था, इट इज डायरेक्शनलेस। चलो कहाँ रखें? सॉलिड लाइन से तो इनको लिखा था मैंने, मैंने तो उस पर शेड कर दिया है। अब क्या करें, क्या करें भाई? सुनो ना, एक पोटेशियम को मैं ऐसे लगा रहा हूँ, एक पोटेशियम यहाँ लगा रहा हूँ, एक पोटेशियम मैं इधर लगा रहा हूँ, एक पोटेशियम इधर लगा रहा हूँ, और एक पोटेशियम इधर लगा रहा हूँ। सर इनकी डिजाइन हम ऐसे ही रखें क्या? हाँ रख लो, बढ़िया है बढ़िया है। अगर इसको इसको ऐसे रखा जाए तो भी सही है। सर ऊपर और नीचे अगर रख दें तो भी सही है, बिकॉज जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसकी दिशा कोई भी फिक्स्ड नहीं होती है, उसको आप कहीं भी रख सकते हैं और वो डैश लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। बात समझ में आ रही है? चलिए फटाफट उतारिए। आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा होगा, सॉल्यूशंस पढ़ा होगा आपने, है ना? सॉल्यूशंस के अंदर आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, है ना? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी? 4 पढ़ी थी, है ना? कौन कौन सी थी दोस्त? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना? ये चीज़ें आपने पढ़ी थी। अच्छा एक बात आपने नोटिस करी होगी, जब आप उसमें पढ़ते हैं तो उसमें आप आई भी लगाते हैं एक छोटा सा, है ना, वैन हॉफ फैक्टर। वो वैन हॉफ फैक्टर जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ आयंस वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि आई और एन का एक छोटा सा रिलेशन होता था। तो खैर इन सब बातों का क्या मतलब बनता है, इन सब बातों से ही आपको पता चला, क्योंकि वो वैन हॉफ फैक्टर था, वहाँ से ओरिजिनेट हुई थी बातें, वहीं से ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में आई थी ये बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यार हम एक तरीका वो भी हो सकता है क्या, जैसे हम वहाँ पे आयंस निकाल लिए थे, आई करके हमने पता लगा लिया था कि इसमें MgCl2 ले लिया तो इसकी आई की वैल्यू को 3 ले लेते हैं, वैसे ही सेम जब यहाँ पे लगाने की कोशिश करी तो वो इसी इसी सेम तरीके से यहाँ पर भी आयंस निकाले जा सकते हैं, है ना? आई की वैल्यू यहाँ पर भी आयंस निकाले जा सकते हैं, और वहाँ पर अपने आई वैंट हॉफ फैक्टर के जरिए आयंस निकाले थे, यानी कि कहीं ना कहीं वो तरीका और ये तरीका जो है ना हल्का फुल्का रिलेटेबल है। अच्छा, इसी बात को जो है ना वर्नर के द्वारा भी अप्लाई करके देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस। तो अगली हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस। बाद में लिख लीजिएगा, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस। ओके, ये कैसा लिखा है मैंने आयन? मेरी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है यार। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस, देखिए ना, सबसे पहली बात यह है कि आपको एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, शायद अभी रिसेंटली जेई मेंस में भी पूछा गया है ना? देख रहा था मैं पेपर, तो उसमें एक सवाल ये पूछा गया था, सवाल के जरिए ही बता देता हूँ मैं आपको बात, है ना? मान लीजिए यही लिखा हुआ है आपके सामने K4FeCN6, ये कंपाउंड मुझे बड़ा पसंद है, पता नहीं कैसे यही मेरे हमेशा जहन में सबसे पहले आ जाता है, हमेशा सबसे पहले यही आता है, K4FeCN6, है ना? अब पता नहीं है पूरा, मैंने तो पहले पहले के सालों में जब मैं पढ़ाता था तो जो है पूरा चैप्टर ही मैं K4FeCN6 पे समझा देता था,
पूरा चैप्टर में एक लौता एग्जाम्पल ही यही ले लेता था और पूरा चैप्टर समझा देता था। खैर ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम्पल ही लेना होता है, लेकिन जैसे होता नहीं कि सारा दारो मदार जो है पहले लेवल पे इसी पे ही आ जाता था कि लाओ मैं समझाता हूँ तुमको। K4Fe दोबारा सुनो। तो इसको जैसे कि मैंने कहा कि इसको उठा करके मैंने पानी में डाल दिया, है ना, लेट से मैंने इसको हाइड्रोलाइज कर दिया है ना, पानी में डाल दिया। अब जैसे ही पानी में डाला तो ये आयनाइज हो गया, टूट गया आयंस में। बताओ कितने आयंस मिले मुझको, सोचो कितने आयंस मिले मुझको। ओके नाइस। हाँ 3 आयंस। ओके कितने 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 12। और तुम बताओ 3 मिलेंगे, चेक करते हैं कितने मिलेंगे। अच्छा ये तो पता है ना कि ये पोटाशियम जो है यहाँ से चला जाएगा, है ना, ये पोटाशियम यहाँ से चला जाएगा। कितने पोटाशियम निकल गए यहाँ से, 4K+ निकल गए यहाँ से। अच्छा कॉम्प्लेक्स की तो डेफिनेशन ही यही कहती थी कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, वो टूटते ही नहीं है, इसीलिए तो इनका नाम कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ रही बात, ये टूटते ही नहीं है, ये जैसे हैं वैसे ही इंटैक्ट रह जाते हैं अपनी जगह पे। तो उसको लिखिएगा, ऐसे लिख लेते हैं भाई, क्या क्या हुआ ये, FeCN6 4-। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस ये यहाँ पे लिखेगा 4। 4 नहीं भाई, 4 तो ये है, एक ये है, तो आप कहेंगे 5 मोल ऑफ आयंस। अरे आया समझ में, 4 आयन ये रहे, एक आयन पूरा ये है, एक पूरा आयन ये है, तभी तो उस पर चार्ज है। बात समझ आ रही है। अच्छा नेक्स्ट आप बताएं, अगर यहाँ पे लिखा हो Cl3 FeH2O6, बताएं जरा कितने आयंस मिलेंगे अगर इसको मैंने पानी में डाल दिया तो। 4 आयंस मिलेंगे क्या, क्योंकि 3 Cl- निकल गए, 3 Cl- निकल गए, प्लस यहाँ पे क्या बचा FeH2O6 फिर 3-। बढ़िया। तो आप यहाँ से यहाँ तक कहेंगे आपके सामने टोटल आयन रखे हुए हैं 4 मोल, है ना, 4 मोल आयंस। बढ़िया। एक और एग्जांपल बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पर रख दूँ NiCO4, जरा इसके बारे में बताएं क्या थॉट्स हैं। ये कितने आयन देगा, ये कितने आयन देगा, एक भी आयन नहीं देगा, 0 आयन थोड़ी ना ये, कोई बाहर रखा होगा जाएगा तो प्लस, प्लस जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस जाएगा तो प्लस आएगा, इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है बाहर, कोई है ही नहीं। बात समझ में आ रही है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो एक चीज़ आपने सीखी, ये पहली चीज़ थी जो कि आपने वर्नर के द्वारा सीखी, ये पहली चीज़ है अब जो आपने सीखी है ना। अब तक जो था वो थ्योरी था, ये पहली चीज़ है जो आपने सीखी। डन। नेक्स्ट अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है यार यहाँ से कि मान लो तुम्हारे सामने एक अननोन सैंपल दे देता हूँ मैं, है ना, एक कुछ ऐसी चीज़ दे देता हूँ कि मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स बना के दिखाया ही नहीं। मैंने तुमसे कहा कि जब मैं इसको जो है पानी में डाल रहा था, है ना, तो मुझे पर्टिकुलरली 2 क्लोराइड आयंस मुझे मिल गए। मान लो ऐसे करके, मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ कि COCl3.6H2O when dissolved in water, जब इसको उठा करके हमने पानी में डाल दिया तो इसने 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन दिए। तो लिख देते हैं इट गिव 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। ओके, तो बताइए फिर फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होगा। ये सवाल समझ में आया। ये कोई एक मतलब ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में तो नहीं लिखा है, लेकिन ये कुछ है जिसको जब मैंने पानी में डाला तो मुझे 2 ही क्लोराइड आयन मिले। ओके, तो बताइए फॉर्मूला फिर कैसे लिखेंगे इसको इस फॉर्मेट में। तो इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं, आसान है, तो एकदम बच्चों वाला है, छोटे बच्चों वाला सवाल है एकदम ये। देखिए ना, ये क्वेश्चन था, चलो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन था आपके सामने, एक सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए ये बात आप याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स को आप टच नहीं कर सकते, इसके अंदर जो भी सामान रखा है उसको टच नहीं किया जा सकता, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है कैसे क्या होगा। लेकिन जो बाहर रखा हुआ है उसको आयनाइज भी कर सकते हैं, उसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। डन। उसका ही टेस्ट कर सकते हैं, उसका ही डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करा जा सकता है। खैर आप सबसे पहले काम करिए, आप यहाँ पर ना कॉम्प्लेक्स बना लीजिए। आपने बना लिया, मैंने कहा कि मुझे 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन मिल गए, तो कितने क्लोरीन को बाहर रख दूं, 2 को। बचा कितना क्लोरीन इस कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, 1 बच गया, तो उसको 1 को उठा करके अंदर डाल देते हैं।
और क्या है, देखो सेंट्रल मेटल एटम तो होगा ही होगा, उसको रख दो। अब मेरी कही हुई एक बात को आप, अगर आपको याद हो तो उस बात को ध्यान रखना कि मैंने आपसे कहा था कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि अंदर जो लिगेंड्स की गिनती मौजूद है वो या तो 4 होगी या 6 होगी, है ना। लिगेंड की गिनती में बहुत ही जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि लिगेंड की गिनती को ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑल्दो इट इज नॉट द एंटायर ट्रुथ, ये सच्चाई नहीं है पूरी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे हैं इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, पर छोड़ो कोई बात नहीं, अभी एकदम आराम से समझो, धीरे धीरे सब बताऊंगा। आप ये समझो कि इसके अलावा कितने लोग अंदर मौजूद हैं उसी को ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। डन, ओके। मैंने आपसे बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या 6 होगा, या 4 लोग होंगे या 6 लोग होंगे, ओके। अभी आपने क्या किया कि एक को तो 2 क्लोरीन तो बाहर कर दिए, 1 क्लोरीन अंदर किया, डन। अब बताओ कितने पानी के मॉलिक्यूल बचे हुए हैं? 6। मैं कितने रख सकता हूं अंदर? 5 और रख सकता हूं क्या? 5 रख सकता हूं क्या? तो लो ना, मैंने रख दिया भाई 5 पानी के मॉलिक्यूल, एक पानी का मॉलिक्यूल बच गया, उसका क्या करूं? बाहर रख दूं क्या? तो डॉट वाटर मॉलिक्यूल, ये है आपके सामने वो कॉम्प्लेक्स जिसका हमने जिक्र किया था। अच्छा, इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लेट से मैं हल्का सा चेंज करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि इस बार 2 मोल नहीं, इस बार आपको 1 मोल क्लोराइड आयन मिला था आपको। 1 मोल क्लोराइड आयन के लिए आप क्या करेंगे? बहुत ही बढ़िया, एक क्लोरीन को बाहर रख देते हैं और 2 अंदर कर देते हैं, है ना। 2 अंदर कर दिया तो कोबाल्ट तो होगा ही होगा, बताओ पानी कितने आएंगे? 4 आ जाएंगे, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड। 4 पानी के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ओके। फिर यहां पर क्या होगा? 2 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, वेरी वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, जो पीछे इन्फॉर्मेशन सीखी थी वो डैश लाइन से वो सॉलिड लाइन से कुछ रिलेशन बन रहा है क्या इस जगह पे? मैंने कहा था यार कि जब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो लगेगा ही नहीं कि उस जगह का कुछ सेंस इधर बन रहा है। ऑल दो सेंस बनेंगी चीज़ें, आपको आपको आगे चल करके समझाऊंगा मैं। खैर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक टाइप का सवाल आपको ये समझ में आ गया, ये भी सवाल आता है, डन। एक सवाल और समझाता हूँ मैं आपको, यही वाला जो है ये बोर्ड्स में भी पूछा जा चुका है और अभी रिसेंटली नीट वगैरह में भी पूछा गया है ना। तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं ना, ये एक बहुत खास सवाल है, इस पर इनफैक्ट आप स्टार भी लगा लीजिएगा। मान लीजिए यही वाला कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, COCl3.6H2O when reacted with excess of AgNO3, 3 mole of AgCl precipitate is formed. Find the formula of complex. फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का आप फॉर्मूला बताइए क्या होगा। डन, ओके। जरा समझिए, कुछ नहीं करना है, सेम वही बात है। मैंने आपसे कहा कि COCl3.6H2O था, इसको उठा करके बहुत सारे AgNO3 के बीच में फेंक दिया है हमने, और फिर हमने पाया कि 2 AgCl के प्रेसिपिटेट हमको मिल गए, 2 AgCl के प्रेसिपिटेट हमको मिल गए। तो फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं करना यार, आप बताइए ना कितने Cl लगेंगे 2 AgCl में? 2 Cl लगेंगे क्या, है ना। तो बना लो यार, वही वही सेम काम है, वही वही सेम। 2 Cl आपने लगा लिए यहाँ पे, तो बच गया 1 Cl, उसको कहाँ रखोगे? अंदर। और ये कोबाल्ट तो है ही, कोबाल्ट तो है ही। पानी कितने रखूँ अंदर? 5 पानी के मॉलिक्यूल, तो आपने कर दिया भाई 5 पानी के मॉलिक्यूल, ओके। और 1 पानी का मॉलिक्यूल, उसका क्या करें? एक को बाहर ले आते हैं। अरे हो गया क्या? हो गया, ये तो खत्म हो गया, बस यही है फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यही पता करना था आपको। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। अरे वो तो फिर पूरी रिएक्शन हो जाएगी, उसको छोड़ो ना। आपसे क्या पूछा था, ये देखो, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आपसे कह रहा था फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स बताइए क्या होगा, है ना। आपने कितने एज कितने कितने बनाने थे? अच्छा 3 मोल बनाने थे क्या? ओह सॉरी 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 सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ओके, तो चलो अच्छा ही है, प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, है ना। पहली बार इसने हमारी गलती पकड़ी है, इसी बात पे आज हम मिठाई खाएंगे। हाँ जी, तो अब बताओ फिर इसी बात पे सही क्या होगा। कितने Cl बाहर रखे हैं अब हम? 3 Cl बाहर रख लेते हैं ना।
तो 3Cl हमने बाहर कर लिया। ओके, अच्छा एक बात बताओ, 3Cl ऐसे बाहर रखूँ कि ऐसे बाहर रखूँ? हाँ वेरी गुड, चलो थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन करके। अब क्या करूँ बताओ, पानी की मॉलिक्यूल कितने हैं? 6 हैं क्या? सारे के सारे अंदर भर दूँ क्या, है ना? तो COH2O6, बढ़िया हो गया, आंसर आ गया। अरे समझ में आया? एक एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पर दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या होगा, है ना? अब मैं आपसे कहता हूँ कि लेट से ऐसे लिखा हुआ है कि PtCl6 पे 2 माइनस लगा हुआ है, ठीक है? अब मैं आपसे कहता हूँ कि PtCl6, चलो ये एग्जाम्पल ही लेता हूँ, कुछ और बढ़िया से देता हूँ। अरे मैं कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहीं पर ही ले रहा हूँ। जैसे ये लिया था मैंने, COCl3 6H2O, है ना? इस बार ले लेता हूँ मैं आपके सामने, लेट्स से NiCl3.6NH3। जब मैंने लिया, है ना, तो मैंने ये पाया कि इसमें मैंने AgNO3 को बहुत सारा मिला दिया है, और फिर मैंने इससे पाया कि मुझे एक मोल ऑफ AgCl मिला, AgCl मिला। Ni की जगह पे आप यहाँ पर कर लीजिएगा, Ni की जगह पे Fe कर लीजिएगा, Fe कर लीजिएगा, है ना? ज़रा लगा देता हूँ, यहाँ पर Fe कर लीजिएगा, FeCl3.6NH3। और मैं आपसे कहता हूँ मुझे 1 मोल ऑफ AgCl मिला। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे दोस्तों? अच्छा, कुछ वर्ड मिटे जा रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कि इस फॉर्म लिखा था मैंने, कुछ टेक्निकल एरर है शायद, फॉर्म। और जैसे यहाँ पे था AgNO3, जैसे यहाँ था H2O। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें निकल रही हैं फिर तो ऐसे तो मेरा तो, है ना, बहुत कुछ मैजिकल बोर्ड्स कहते हैं, है ना? बोर्ड ये बहुत मैजिकल है, इसमें हमने जादू टोना कर रखा है, और ये एडवांस फीचर है इसका, है ना? तो चलिए ठीक है, बाकी अब हम करते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, जो भी इसके आगे की कहानी है। इसका आंसर क्या निकाला आप लोगों ने? एक Cl को बाहर रखा, 2 Cl अंदर रखे, 4 पानी के मॉलिक्यूल अंदर रखे, और 2 पानी के अच्छा, NH3 कितने, 4 अंदर रखे, और 2 अमोनिया को कैसे कर दिया, बाहर कर दिया। अमोनिया इज अ गैस जो कि स्केप आउट हो जाएगी ऑफ द रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? बढ़िया, चलिए फिर मिलते हैं हमसे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, है ना? इसी तरह से आते रहिए।